हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्वीटी पीजी अड्डा 24/7 प्लेटफॉर्म। और आज हम बात करने जा रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर पोस्ट ग्रेजुएशन के पूरे कंप्लीट एडमिशन के प्रोसेस के बारे में। तो बच्चों को ये तो पता है कि मैम स्वीटी पीजी का एग्जामिनेशन देना होता है, लेकिन उसके बाद उन्हें ये नहीं पता कि असली स्ट्रगल तो उसके बाद है। आपको हर एक टॉप यूनिवर्सिटी के अलग अलग पोर्टल्स पे जो है अप्लाई करना होता है, और अप्लाई भी केवल एक बार करके छोड़ दिया एडमिशन मिल जाएगा वैसा नहीं है। कंप्लीट प्रोसेस आपको करना होता है। तो पूरी सटीक जानकारी दूंगी, पूरी प्रोस्पेक्टस के थ्रू दूंगी, कोई भी फॉल्स तरीके की जो चीज़ें हैं वो अड्डा के चैनल पे आपको नहीं देखने को मिलेंगी। तो आज हम बात करेंगे कि आपको एडमिशन से रिलेटेड कुछ नई नई टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि फ्रीज क्या होता है, एक्सेप्ट क्या होता है, अपग्रेड क्या होता है, स्पॉट एडमिशन, मिड एंट्री। इन सब पे कुछ सेपरेट वीडियोस पे मेरे आगे आने वाली हैं, जिससे कि आपको एडमिशन में जो है हेल्प मिल सके। आज हम बात कर लेते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पूरा प्रोसेस कैसे रहेगा। सबसे पहले हम प्रोस्पेक्टस को खोल लेते हैं। तो जो ये हमारा पूरा प्रोस्पेक्टस है, प्रोस्पेक्टस में अगर आप पेज नंबर 1 पे जाओगे तो वहां पे आपका कुछ चीज लिखी हुई है CSAS पोर्टल। यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा, यहाँ लिखा है कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम, यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का अपना खुद का एक पोर्टल है जहाँ पे जाकर के आपको रजिस्टर करना होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो एडमिशन टू पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम। अब पोर्टल कैसा दिखता है, पोर्टल भी आपको दिखा देती हूँ भाई। तो ये पोर्टल आप देख रहे हो, यहाँ पे आप जाओगे, ये रहा रजिस्ट्रेशन लिंक, ये यूजी वाला है। हम पीजी वाले को एक बार क्लिक कर लेते हैं। तो ये आप देख रहे हो यूनिवर्सिटी ऑफ एडमिशन पीजी एडमिशन CSAS 2024 से 25 का पोर्टल। तो ये आपका पूरा का पूरा पोर्टल है। यहाँ पे आप इंस्ट्रक्शंस को पढ़ सकते हो और यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन है। तो बेसिकली जब ये पोर्टल एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि आपका अभी एग्जामिनेशन नहीं हुआ है, तो यहाँ पे जाकर के आपको रजिस्टर भी करना होगा। चलिए, तो अब बात कर लेते हैं कुछ और जानकारी के बारे में और चलते हैं अपने डायरेक्ट सटीक जानकारी वाले पेज पर। चलिए, तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो है देखने को नजर आएंगी, जैसे कि यहाँ पे लिखा है फिल द CSAS PG एप्लीकेशन फॉर्म। तो आपने अगर स्वीटी पीजी दे दिया है तो आपको एक बारी CSAS पोर्टल पे जाकर भी वहां का पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस जो है फॉलो करना होगा। अब उसके लिए भी कुछ अलग से फीस है भाई। फीस क्या होने वाली है आपकी, जनरल OBC NCL EWS के लिए, OBS यानी कि नॉन क्रीमी लेयर, उन सभी के लिए 250 रुपए होने वाली है। साथ ही साथ SC ST PWD कैटेगरी के लिए ₹100 यहाँ पे रहने वाली है। ठीक है, पर प्रोग्राम, यानी कि एक प्रोग्राम, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस में अप्लाई कर रहे हो तो इतना लगेगा, लेकिन दो पेपर यानी कि 2 सब्जेक्ट्स में एप्लीकेबल हो, आप अलग अलग सब्जेक्ट्स में अप्लाई कर रहे हो तो ये फीस आपकी उतनी ही ज्यादा लगती चली जाएगी। ठीक है, तो आप सभी ने अगर CSAS पोर्टल पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरा तो आपको ड्यू में एडमिशन नहीं मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं। और यहाँ पर भी आपकी सारी चीज़ों की ना साइज होता है, तो उन सारी चीज़ों को अकॉर्डिंगली रीसाइज कर लेना, और सारे सर्टिफिकेट आपके सटीक होने चाहिए। जैसे कि OBC की बात करें तो आपका जो रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट है, जिससे आपको आप सर्टिफाइड हो OBC NCL के लिए, वो आपका 30 अप्रैल के बाद का होना चाहिए। चलिए, अब डॉक्यूमेंट्स आर फाउंड टू बी इन ऑर्डर एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज पर द कैंडिडेट। तो वहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन होंगी, डॉक्यूमेंट्स कैसे मेंशन करना है। अटेस्टेड डॉक्यूमेंट लिखा होता है, इसका मतलब जो भी चीज़ आप डॉक्यूमेंट सबमिट करो उसमें आपका नीचे सिग्नेचर होना चाहिए। सॉरी, एडमिशन उसके बेसिस पे ही आपको मिलेगी एलोकेटेड सीट। अब मान लो कि जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी की मैट्रिक्स के बेसिस पे वो आने वाली है ना, कट ऑफ जब आएगी, तो उसके बेसिस पे अगर आपके मार्क्स, यानी कि स्वीटी पीजी का जो स्कोर कार्ड है उसके बेसिस पे अगर आपके जो मार्क्स एलिजिबल हैं तो आपको एक सीट एलोकेट करी जाएगी, सीट एलोकेट की जाएगी। और जो जो एडवाइस यहाँ पे लिखी हुई है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेगुलरली आपको अपना जो CSAS पोर्टल को बार बार लॉगिन करके चेक करते रहना है। ना केवल CSAS, जिसमें भी आप अप्लाई कर रहे हो सभी पोर्टल्स को रेगुलरली चेक करना है। सारा अपडेट वहीं पर आएगा, कोई आपको पर्सनली कॉल मेल नहीं डालेगा। ठीक है, तो सारी चीजों को जो है आप चेक करते रहिएगा। उसके बाद नीचे चलते हैं। यहाँ पे लिखा है एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है। तो एप्लीकेशन फॉर्म मैंडेटरी होगा, वहाँ पे फोटोग्राफ्स आपको लगानी है, सारी चीज़ें लगानी है। सबसे पहला क्या, आपको एक कॉमन सी कंप्लीट प्रोफाइल डालनी होगी, जिसमें कि आपको अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ वगैरह सारी चीज़ें डालनी है। स्टेप 2 में आपको जो है अपने पर्टिकुलर प्रोग्राम में अप्लाई करना है, जैसे पॉलिटिकल साइंस, और स्पेसिफिकली आप उसमें एलिजिबल होने चाहिए, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब कुछ NTA की वेबसाइट पर लिखा हुआ है। हमारे चैनल भी आप लोगों को वीडियोज़ के थ्रू बताते रहते हैं। उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन फी दे देंगे, तब आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट माना जाएगा।
चलिए आगे चलते हैं। ये पूरा दे रखा है कि किस प्रकार से आपको जो है पोर्टल पे डालना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको ये सारी चीज़ें डालनी है, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी वगैरह। तो बेसिकली ये आपका सबसे बेसिक रजिस्ट्रेशन कहलाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म तो इसके बाद शुरू होगा, प्रोफाइल सेक्शन के बाद। तो प्रोफाइल डाल लेने के बाद आप लोगों को जो है ये कुछ अपनी पर्सनल डिटेल्स डालनी है। उसके बाद आपको अपने कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, जो भी आपका पर्टिकुलर रिजर्व्ड कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो उसका पर्टिकुलर सर्टिफिकेट आपको डालना है। और नो अंडरटेकिंग, अगर या फिर आपके पास सर्टिफिकेट्स नहीं है तो उसके लिए आपको कोई भी अंडरटेकिंग यहाँ पे जो है अगर अवेलेबल वहाँ पे होगी तो उसको डाउनलोड करके लगाना है। अदरवाइज जब आपके पास अपना फाइनल ईयर का एग्जामिनेशन का अगर आपके पास मार्कशीट नहीं है, यानी कि आपके पास अगर आपका फाइनल रिजल्ट नहीं है, तो उससे जो भी आपका लास्ट सेमेस्टर रहा है, जैसे कि 6 सेमेस्टर तक या 5th सेमेस्टर तक, तब तक मैंडेटरी है कि आप लोग उसका जो है रिजल्ट वहाँ पे अपलोड कर दें। और जैसे ही आपका आ जाता है फाइनल वाला, आप खुद से उसको जो है अपडेट कर दें, ठीक है, वो आपके लिए मैंडेटरी है। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद सबमिट एंड लॉक। तो एक बार आपने अगर प्रोफाइल सेक्शन को लॉक कर दिया, आप उसको दोबारा से चेंजेस नहीं कर पाओगे। जो फोन दिए जाओगे, जो आप ईमेल दोगे, प्लीज ध्यान से चेक करना कि वो एकदम करेक्ट ईमेल हो। चलिए नीचे चलते हैं। नेक्स्ट वी हैव प्रोग्राम सिलेक्शन इन द प्रेफरेंसिंग फिलिंग। तो बेसिकली आपको पता होगा कि डीयू में हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली डिफरेंट लिस्ट हैं जो उन पर्टिकुलर प्रोग्राम्स को ऑफर करते हैं। जैसे कि मान लें हम पॉलिटिकल साइंस, तो एमए पॉलिटिकल साइंस के लिए सम ऑफ द टॉप कॉलेजेस आर हिंदू कॉलेज है, किरोड़ीमल है, रामजस कॉलेज है, दौलत राम है। तो बेसिकली हर एक कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ कॉलेजेस हैं जो कि उन प्रोग्राम्स को ऑफर करते हैं। तो आपको उन कॉलेजेस की प्रेफरेंस को भरना होगा। कैसे भरना है उसके लिए भी मैं ऑलरेडी एक वीडियो लेकर के आ रही हूँ, बहुत जल्द आपको दिखेगी कि प्रेफरेंस लिस्ट कैसे भरनी होती है। प्रोग्राम सेलेक्ट कर लोगे, प्रोग्राम जिस कॉलेज में जो है वो आप लोगों को ऑफर किया जाता है, उसके बेसिस पे जो आप अपनी प्रेफरेंसेस को फिल कर दोगे। और आपके पर्टिकुलर प्रोग्राम पे डिपेंड करेगा कि एनसी वेब वाला ऑप्शन उसमें है या फिर नहीं है। ठीक है, चलिए तो एक बार आपने अपनी प्रेफरेंस को भर दिया तो प्रेफरेंस को बहुत पेशेंटली भरना है, क्योंकि प्रेफरेंस को बाद में चेंज नहीं किया जा सकता। मेरे साथ भी गलती हुई थी, मुझे जो प्रेफरेंस कॉलेज मिला था नंबर 1 का मिल गया था, लेकिन वो कॉलेज मैंने बहुत जल्दीबाजी में भर दिया था और बहुत ध्यान से नहीं सोचा समझा, तो बाद में मुझे वही मिला। लेकिन बाद में मुझे अपग्रेड करना पड़ा, उनमें समस्याएं आई थी थोड़ी सी, लेकिन बहुत ज़्यादा सोच के अपनी प्रेफरेंसेस को फिल करना, क्योंकि उनको बाद में बदला नहीं जा सकता। ठीक है, तो प्रेफरेंस की लिस्ट में बेसिकली क्या होगा, मान लो आपने जो पहला कॉलेज को प्रेफरेंस दी है, अगर आपके मार्क्स उसके अकॉर्डिंग बैठ गए तो उसी में आपको सीट एलोकेट हो जाएगी। लेकिन अगर आप पहले वाले के अकॉर्डिंग नहीं, आपके मार्क्स है दूसरे वाले के अकॉर्डिंग है, तीसरे वाले के अकॉर्डिंग है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको या तो दूसरा कॉलेज दे दिया जाएगा या फिर 3rd नंबर का कॉलेज दे दिया जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ अपने प्रेफरेंसेस को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखने की ज़रूरत है। अकेडमिक सेक्शन में यहाँ लिखा हुआ है कि अगर आपके पास अभी तक डिग्री या फिर फाइनल रिजल्ट नहीं है, तो आप अपना जो भी लास्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आपके पास अवेलेबल होगा, आप उसको वहाँ पे अपलोड कर देंगे। और ये आप सभी के लिए मैंडेटरी है कि आप अपनी CGPA वहाँ पे नहीं डालेंगे, क्योंकि वहाँ CGPA का ऑप्शन नहीं होता। तो आप सभी को जो है CGPA को कन्वर्ट करना होगा परसेंटेज में। अब यहाँ पे भी रूल की बात आती है कि कौन से रूल के अकॉर्डिंग, क्या हमें CGPA को 9.5 से मल्टीप्लाई करना है या फिर 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए, ये हर एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के क्राइटेरिया पे डिपेंड करता है, और हर एक यूनिवर्सिटी का जो भी रिजल्ट है उसके नीचे जो पॉइंटर्स होते हैं, छोटे छोटे अक्षर में लिखे होते हैं, वहाँ लिखा होता है कि आपको अपनी CGPA को किससे मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि पहले DU में 9.5 से होता था, लेकिन 2024 के बाद से जो रिजल्ट आए, और शायद एक दो साल पहले से 2023 में भी था शायद, उसमें उन्होंने 10 से मल्टीप्लाई करने को कहा। लेकिन वो 10 से एप्लीकेबल, इसका मतलब ये नहीं है पुराने वाली CGPA को भी 10 से कर दो, नहीं, केवल जिस रिजल्ट पे लिखा हुआ है नीचे क्राइटेरिया, उसी से ही मल्टीप्लाई करके आपको उसको जो है कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। इस चीज का ध्यान रखिएगा खास तौर पे। ठीक है, तो एक बार आपने प्रेफरेंस लिस्ट भर दी तो आप उसको बदल नहीं पाओगे। प्रेफरेंस लिस्ट में आपको जो भी सीट मिली होगी उसके सामने एक ऑप्शन आएगा एक्सेप्ट का। तो जब आप एक्सेप्ट क्लिक कर दोगे, इसका मतलब आपने उस सीट को लॉक कर दिया है। आपने लॉक कर दिया है, लेकिन फीस पेमेंट नहीं करी अभी। फीस पेमेंट के बाद उसमें कंफर्मेशन का रिजल्ट उसको माना जाएगा। तो यानी कि लॉक का मतलब क्या है कि मैं सीट को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और वो सारी चीजें मैं आपको लाइव भी करके दिखाऊंगी, जैसे एप्लीकेशन फॉर्म एप्लीकेबल हो जाएगा या फिर ऑनलाइन आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो प्रोग्राम स्पेसिफिक अपलोड भी है, समथिंग चीज़ों में, अलग अलग चीज़ों में, तो सर्टिफिकेट उसके अकॉर्डिंग बनवा लीजिएगा। दूसरी यूनिवर्सिटीज से हो तो प्लीज़ माइग्रेशन बनवा लेना, क्योंकि DU टू DU में अगर आप जा रहे हो, DU से UG करिए, PG में जा रहे हो, तो आपको माइग्रेशन नहीं चाहिए। ये रहा एलोकेशन रूल।
ठीक है। तो आपने एक बारी जो है मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग एलोकेटेड सीट को कंफर्म कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, दैट मीन्स आप उसको मानने से मतलब आपकी सहमति है उसको लेने से। सो अभी जो आपकी लिस्ट है वो दो प्रकार से आएंगी। पहला है आपका मेरिट लिस्ट फॉर दी यूआर कैटेगरी यानी कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी, और दूसरी मेरिट लिस्ट आएगी आपकी रिजर्व कैटेगरी जिसके अंतर्गत ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी सब लोग इंक्लूडेड होंगे। और अगर किसी रिजर्व कैटेगरी के नंबर जनरल वाली कैटेगरी से ही ऊपर आते हैं तो उसको जनरल में ही कंसीडर कर लिया जाएगा। ठीक है, चलिए। तो इफ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरी डू नॉट हैव अ वैलिड सर्टिफिकेट तो भी उसको जनरल कैटेगरी के अंतर्गत काउंट जो है कर लिया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी हैव सीट एलोकेशन एंड एडमिशन। तो मैंने आपको ऑलरेडी कहा था कि जो भी सीट आपको आगे दी जाएगी उसमें आपको एक्सेप्ट का बटन आएगा, तो आपको एक्सेप्ट को जो है क्लिक करना होगा। और अगर आपने एक्सेप्ट क्लिक कर लिया है उसके बाद जो डिपार्टमेंट है वहां पे फीस को, मतलब पहले एक्सेप्ट करने के बाद एकदम से फीस का ऑप्शन नहीं आएगा। एक्सेप्ट करने के बाद वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेंगे। वेरिफिकेशन जैसे कंप्लीट होगा और अगर कोई दिक्कत है तो डिपार्टमेंट आपसे खुद कॉन्टैक्ट करेगा थ्रू मेल, कई बार कॉल भी कर लेता, अच्छा कॉलेज होता है तो। ठीक है। और वंस उन्होंने आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को जो है क्वालिफाई कर लिया है, वेरीफाई कर लिया है, तो वहां पे फीस पेमेंट का ऑप्शन आएगा। जैसे फीस पेमेंट का ऑप्शन आने लगे समझ जाओ आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो गए। ठीक है। तो बहुत ध्यान से सुनना, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा लेकिन ध्यान से समझो, ठीक है, क्योंकि करना तो है। ठीक है। तो अभी तक हमने क्या किया हम लोगों ने, थोड़ा सा ब्रीफ दे देती हूँ। आपने पीजी का पेपर दिया, स्कोर कार्ड आ गया, CSAS के पोर्टल पे जाके रजिस्टर किया। रजिस्टर के बाद आपने मेरिट के अकॉर्डिंग आपने जो भी मतलब आपने प्रेफरेंसेस वगैरह भर लिया, एप्लीकेशन फॉर्म भर लिया, फीस दे दी। उसके बाद मेरिट लिस्ट निकलेंगी। मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको अपने पोर्टल पे ही दिख जाएगा कि मेरे मार्क्स के अकॉर्डिंगली मुझे कौन सी प्रेफरेंस मिली है। उसके सामने एक्सेप्ट का बटन आएगा, एक्सेप्ट बटन दबा लिया। उसके बाद कॉलेज आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने के बाद वहां पे फीस पेमेंट का ऑप्शन आएगा, पे ना होगा। तो वंस आपने एक बारी पेमेंट कर दी इसका मतलब आपका उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन कंफर्म हो गया। और प्लीज उस पे स्लिप को डाउनलोड करके जरूर रख लेना, जरूर। ठीक है। चलिए, तो ये है इन केस ऑफ अप्रूवल। अब आता है इन केस ऑफ रिजेक्शन। अगर वहां पे फीस पेमेंट का ऑप्शन नहीं आ रहा है और आप विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम नहीं कर पा रहे हो, जैसे कि एक लिस्ट के बाद लगभग 3 दिन का एडमिशन का टाइम दिया जाता है। अगर आप 3 दिन में आपने सीट को एक्सेप्ट नहीं किया, अगर आपने 3 दिन में एप्लीकेशन नहीं दी, मतलब कि जो फीस थी ना डिपार्टमेंट की कॉलेज की वो नहीं दी, तो भी आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल हो जाएगा। एक्सेप्ट नहीं करी सीट तो भी कैंसिल हो जाएगा। और अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई दिक्कत निकलती है तो भी जो है आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तो बहुत ध्यान से आपको सारी बातों का यहाँ पे ध्यान रखना है। चलिए अब हम बात करते हैं सब्सिक्वेंट राउंड ऑफ एलोकेशन। इसका मतलब क्या है कि कई बार क्या होता है कि आपको नंबर 3 की प्रेफरेंस मिली है, लेकिन आपको लग रहा है कि मेरे मार्क्स में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, तो हो सकता है अगली मेरिट लिस्ट में मुझे नंबर 1 का कॉलेज मिल जाए। तो आप क्या करेंगे ना, वहीं पे जहां पे आपको सीट एलोकेट हुई है, वहीं पे जहां पे आपको सीट एलोकेट हुई है वहां पे एक ऑप्शन आएगा आपके पास, अपग्रेड का। तो अगर आपने एक्सेप्ट कर ली है और अपग्रेड आपको करना है, तो अपग्रेड का मतलब है कि नेक्स्ट मेरिट लिस्ट के लिए मुझे कंसीडर किया जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपने नेक्स्ट वाली में एडमिशन नहीं लिया तो पुराने कॉलेज में फिर से मिल जाएगा। नहीं, पुराने कॉलेज का टाइम केवल पहली वाली लिस्ट के जो 3 दिन थे ना वही था। तो अगर आपने अपग्रेड का ऑप्शन किया है तो आपको उस मार्क्स के अकॉर्डिंगली जो भी आपका प्रेफर कॉलेज अगर नेक्स्ट लिस्ट में मिल पा रहा है, एलिजिबल हो स्कोर कार्ड के मार्क्स के अकॉर्डिंग तो मिल जाएगा, अदरवाइज करंट में ही आप रहोगे। ठीक है, उसको एक्सेप्ट करके फी पेमेंट कर लेना। और अगर आप अपग्रेड करते हो, अपग्रेड के बाद इन पर्टिकुलर राउंड विल बी कंसीडर्ड फॉर रेस्पेक्टिव एलोकेशन राउंड। Candidate who are allocated first preference to any program in any round will not be considered in the program in the subsequent round of allocation. अगर आपने सीट को पहले राउंड में एक्सेप्ट कर लिया था, पी पेमेंट कर ली थी, तो आपको अब कंसीडर नहीं किया जाएगा किसी भी अदर राउंड के लिए, चाहे आपके मार्क्स उस पर्टिकुलर फर्स्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग हो या फिर नहीं हो। चलिए ध्यान से सुनना, अगर दिक्कत हो रही है तो स्लो मोशन में करके देख लो वीडियो को। अब है अपग्रेड और फ्रीज का, वही सेम बात मैंने आपको बताया कि जब सीट का ऑप्शन आपके पास आएगा तो अपग्रेड का मतलब है कि आप और प्रेफरेंसेस के अप्लाई करना चाह रहे हो, जैसे कि आपको 3rd मिली या 4th मिली, तो यू वांट टू बी कंसीडर कि आपको 2nd या 3rd लिस्ट जो आ रही है उसमें आपको कंसीडर किया जाए। मतलब अपकमिंग लिस्ट के लिए होता है वैसे वो, जैसे फर्स्ट लिस्ट में मानो आपको 3rd प्रेफरेंस मिली,
आपने अपग्रेड का ऑप्शन दबाया, दैट मीन्स नेक्स्ट लिस्ट में आपको सेकंड और फर्स्ट के लिए भी कंसीडर किया जाए। अगर आपके मार्क्स उसके अकॉर्डिंग हैं तो आपको वो अपग्रेडेड कॉलेज दे देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे, ठीक है। और फ्रीज का मतलब क्या है कि जो भी पर्टिकुलर कॉलेज डिपार्टमेंट आपको अभी मिला है आप उससे संतुष्ट हो और आपने अपनी सीट को फ्रीज कर लिया, और एक बार आपने फ्रीज का बटन दबा दिया आप दोबारा से कभी भी अपग्रेड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इनसे सारी चीजें मैं आप लोगों के आगे भी लेकर के आऊंगी। जो स्पॉट एडमिशन है, मिड एंट्री, उसको एक अलग वीडियो में कवर अप कर लेंगे, क्योंकि वो एडमिशन प्रोसेस से नहीं है, वो प्रोसेस खत्म होने के बाद की चीज है, ठीक है। तो अपग्रेड ऑप्शन एंड गेट्स अपग्रेडेड इन द सब्सिक्वेंट राउंड ऑफ एलोकेशन, एंड एक्सेप्ट का मतलब है कि आपने कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस करने को तैयार हो और उसमें आप फी पेमेंट के बाद आपकी सीट वहां पे फिक्स हो जाती है। फ्रीज ऑप्शन आफ्टर द फर्स्ट एडमिशन राउंड, जैसे कि मान लो कि लिस्ट आई है, तो लिस्ट के अंतर्गत एडमिशन के लिए 3 दिन है, तो 3 दिन में तो वो आपको एक्सेप्ट का ऑप्शन दे देंगे, लेकिन उसके बाद जैसे ही राउंड खत्म होने जा रहा होगा आपके पास फ्रीज का ऑप्शन आएगा कि आप इस पर्टिकुलर सीट में अपनी सीट को फ्रीज कर रहे हो, यानी कि एक्सेप्ट कर रहे हो और आप दोबारा अपग्रेड के लिए कंसीडर ना किए जाओ, ठीक है। तो फ्रीज के बाद जब आप अपनी सारी की सारी जो फीस है ना डिपार्टमेंट की, कॉलेज की, वो दे दोगे तभी आपका एडमिशन जो है वहां पे कंसीडर माना जाएगा। इफ एन कैंडिडेट, अगर आप कोई बटन दबाते ही नहीं हो, ना तो एक्सेप्ट का, ना तो फ्रीज का, ना तो अपग्रेड का, तो आपका जो है कॉलेज आपको कोई सा भी नहीं मिलेगा। चलिए बाकी चीजें सर्टिफिकेट वगैरह से रिलेटेड लिखी हुई हैं। हाँ, विड्रॉल और एडमिशन, और अगर आपको विड्रॉ करना है तो आपकी फीस में से 1000 रुपए कटेंगे जो कि नॉन रिफंडेबल होंगे। सो ये था आपका पूरा का पूरा प्रोसीजर। आप लोगों को मुझे लगता है कि सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, ना आई हो तो प्लीज थोड़ा सा स्लो मोशन में देख लेना। अभी हम मिड एंट्री की बात नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। एक अपकमिंग वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि स्पॉट राउंड का एडमिशन क्या होता है, मिड एंट्री का एडमिशन क्या होता है। तो आई होप आप लोग को दिल्ली यूनिवर्सिटी का पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा। एक बार फिर से समरी दे देती हूँ भाई, कि पीजी का एग्जाम दिया, स्कोर कार्ड आ गया, फटाफट से दे रही हूँ, स्कोर कार्ड आ गया, सीएससीएस के पोर्टल पे गए, रजिस्टर कर लिया, रजिस्टर करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म भरा, वहीं पे पोर्टल पे ही एप्लीकेशन फॉर्म भर के फीस दे दी, उसमें जो भी आपका प्रोग्राम सेलेक्ट किया उसके अकॉर्डिंग आपने अपनी प्रेफरेंसेस को सेलेक्ट कर लिया होगा एप्लीकेशन फॉर्म में। उसके बाद आएंगी आपकी मेरिट लिस्ट, मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग जिस भी प्रेफरेंसेस में आपका नंबर सेट बैठ रहा होगा वो प्रेफरेंस आपको मिल जाएगी। अब ऑप्शन आएगा वहां पे एक्सेप्ट करने का, सीट को एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है। उसके बाद जब आपका फर्स्ट राउंड के एडमिशन, जैसे कि 3 दिन का समय है एडमिशन देने का, तो 3 दिन में आपके पास एक ऑप्शन आएगा फ्रीज का। फ्रीज का मतलब है कि आप उस पर्टिकुलर एडमिशन को जो है फ्रीज कर रहे हो, उस पर्टिकुलर जो भी प्रेफरेंस मिली है उससे संतुष्ट हो। साथ में ही ऑप्शन होगा अपग्रेड का, यानी कि अगर आपको थर्ड या चौथी प्रेफरेंस मिली है तो आप चाहते हो कि आपको ऊपर वाली प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंगली भी प्रेफर किया जाए अगली लिस्ट में, तो अगली लिस्ट में अगर आपको सेकंड या थर्ड ऑप्शन मिल पा रहे हैं तो वहीं पे ऑप्शन आ जाएगा उस कॉलेज का, सामने आ जाएगा एक्सेप्ट, ठीक है। तो एक्सेप्ट कर लिया, इसका मतलब फ्रीज कर लिया है आपने, तो दोबारा एडमिशन के लिए अपग्रेड नहीं कर सकते हो। और अपग्रेड के बाद आपको जो दूसरा कॉलेज मिला उसमें भी एक्सेप्ट करना जरूरी है। एक्सेप्ट करने के बाद आपका एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ है, कंफर्म तब होगा जब वहां पे आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएगा, पे नाउ का ऑप्शन आ जाएगा। वंस आपने पेमेंट कर दी वहां से आपका जो एडमिशन फिक्स हो गया, और एप्लीकेशन मतलब उसके फी पेमेंट के बाद आप उसको डाउनलोड करके रख लेना, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो, पूरा प्रोसेस समझ में आया हो, तो प्लीज़ फीडबैक जरूर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपकमिंग वीडियोस के लिए, और वीडियो को लाइक करना जरूर भूलें।